चलिए बच्चों, तो हमने लास्ट जो आपका रिकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हुआ, उस रिकॉर्डिंग के अंदर हमने स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स जो है कवर किए। अब अगर देखा जाए, अगर सच बात करी जाए, तो जो स्टॉक मार्केट के टर्म्स लास्ट क्लास में कवर हुए वही थोड़े बहुत टेक्निकल थे। तो आप कहोगे सर वो तो हमें इजी लगा, तो बिल्कुल अच्छी बात है। जब आपको वो इजी लगा तो आगे के टर्म्स तो और भी इजी है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो वही थोड़े टेक्निकल थे, इसके बाद के टर्म्स तो और भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, कुछ भी नहीं रह गया है। लेकिन मार्केट जो आगे की टर्मिनोलॉजीज है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज या आपका जो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज है, उससे पहले इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि पहले हम स्टॉक मार्केट वाले टर्म्स को कवर करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे। तो देख लेते हैं, जो जो चीज़ें छूटी हैं उनको कवर कर लेते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, एमोर्टाइज। अब ये वर्ड इतना भारी सा साउंड कर रहा है एमोर्टाइज, पर इसका बहुत ही आसान मतलब होता है। अगर आप एमोर्टाइज को बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने दिमाग में लेके चलना चाहते हैं तो इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी चीज की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट्स में कम कराना, किसी चीज की या फिर किसी चीज की वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में यूज करना। तो ये इंस्टॉलमेंट वर्ड लगा देना एमोर्टाइजेशन होता है। अब ये काम कैसे करता है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए 6 महीने के 30,000 रुपये पे कर दिए, तो यानी हर महीने का कितना पे किया आपने, 5,000 रुपये। तो 5-5 हज़ार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 6 मंथ आएगा तो खत्म हो जाएगी। तो ये 5,000 क्या है, एमोर्टाइज्ड अमाउंट है, और जो 6 महीने के पीरियड में खत्म हुआ वो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, वो एमोर्टाइजेशन हो गया। जैसे इस बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मशीन खरीदी गई 1 लाख रुपए की, ठीक है, और वो 10 साल तक चली, यानी 10 साल के बाद वो बेकार हो गई। तो इसका मतलब अगर बात की जाए कि हर साल जो है कितना वैल्यू कम हुआ, तो सर 10-10 हज़ार रुपये हर साल इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये जो 10,000 की वैल्यू है ये एमोर्टाइज्ड वैल्यू है, और ये कितने समय में पूरी खत्म हुई, तो सर ये 10 साल में खत्म हो रही है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया 10 साल के अंदर, ठीक है। बस इतना इसका मतलब होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू एमोर्टाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है कि पोर्शन का साइज क्या होना चाहिए, पोर्शन का साइज रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फोन लिया है और आपने उसको ईएमआई पे लिया है, 12 महीने की आपने ईएमआई बनवाई है, और फोन की जो कीमत है वो है 24,000 रुपये। तो हर महीने कितने ईएमआई बन रही है, तो 2,000। अब देखो 2,000 ये फिक्स्ड अमाउंट है, तो यही एमोर्टाइज्ड अमाउंट है। जो पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा खत्म होने में 12 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन फिक्स अमाउंट है कि हर महीने मुझे 2,000 ही देना है, ठीक। उसके बाद देखो, चार्ज रेगुलर प्रपोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब टाइम का भी फिक्स होना जरूरी है। तो टाइम कैसे फिक्स हो रहा है, टाइम आपका बताओ 12 महीने फिक्स है कि नहीं, कि 12th मंथ में वैल्यू जो है पूरी तरह से एमोर्टाइज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लो, वही एग्जांपल दिया है कि इफ समथिंग कॉस्ट ₹1 लाख एंड इज टू बी एमोर्टाइज्ड ओवर 10 ईयर, तो 10 ईयर एमोर्टाइज्ड पीरियड हो गया, ठीक है, 10 साल। और या फिर अगर आप मोबाइल वाला एग्जांपल ले ले तो जो 12 महीने थे वो एमोर्टाइज्ड पीरियड था, और जो एमोर्टाइज्ड अमाउंट था वो कितना था, 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब किसका, एमोर्टाइजेशन का। अब देखो एन्यूटी ड्यू से पहले एन्यूटी का मतलब समझ लो, ठीक है। अब समझो, देखो कुछ नहीं, देखो नॉर्मली एन्यूटी जो है ये एनुअल वर्ड से निकल के आया है हर साल, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं कि ये हर साल ही चले। आपका जो भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का पीरियड है, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी को 6 महीने में पैसा देते हैं, कोई व्यक्ति है जो किसी को 3 महीने में पैसा देता है, या आप सबसे अच्छा ले लीजिए, आप किसी रूम में रहते हैं, आप उसका हर महीने रेंट देते हैं। तो अगर आप मंथली रेंट देते हैं तो मंथली आपका एन्यूटी बन जाएगा, अगर आप 6 महीने पे देते हैं तो 6 महीने आपका एन्यूटी बन जाएगा। तो एन्यूटी ड्यू का मतलब क्या हुआ, जब भी वो पेमेंट की डेट आएगी वो आपका एन्यूटी ड्यू हो जाएगा, बस, वेरी सिंपल। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक लिख भी रखा है, देखो क्या लिखा है, फिक्स पेमेंट ऑन सर्टेन डेट। अब वो डेट कोई भी हो सकती है। तो देखो, अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल एट फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है कि 1 साल के लिए, बस क्या यूज कर रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए आपका जो महीने का रेंट है वो हर महीने 10,000 है,
तो हर महीने जो 10,000 रुपए का रेंट है, तो अब जो मंथ हो गया वो आपका स्पेसिफाइड पीरियड हो गया, फिक्स्ड इंटरवल है कि हर एक महीने के बाद मुझे क्या पे करना है, 10,000। तो जैसे ही वो महीना खत्म होगा आपका एन्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यू। आपका मकान मालिक आके गेट पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई पैसा दो। तो तुम कहोगे भाई किस बात का पैसा, तो वो बोलेगा भाई तुम्हारी जो एन्यूटी है वो ड्यू हो गई है, तुम्हारा जो फिक्स पीरियड है वो समाप्त हो गया है, तुमने अब मुझे फिर से 10,000 रुपए देने हैं। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू। पर इसमें याद क्या रहना है कि ये जो इंटरवल है वो फिक्स होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कभी 1 महीने का दे दिया, कभी 2 महीने का दे दिया, कभी नहीं दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और जिंदगी भर नहीं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, कुछ समय तक चलता है ये। हाँ, आप जिंदगी भर चलाना चाहते तो स्पेसिफाइड पीरियड को आप एक्सटेंड कराते रहिए। अब एप्रिसिएशन तो बच्चों तुम लोग को पता ही है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है। अब एप्रिसिएशन किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाना एप्रिसिएशन है, और किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना क्या है। जैसे अब डेप्रिसिएशन का मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वियर एंड टीयर से, ठीक है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस यूज से जो वैल्यू आपकी कम होते चली जाती है वो क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन जैसे कि कुछ एसेट होते हैं जो एप्रिसिएबल नेचर के होते हैं, और मैक्सिमम जो एसेट होते हैं वो डेप्रिसिएबल नेचर के होते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, अब आपने जो मोबाइल फोन खरीदा ये हमेशा जितने में आपने खरीदा है उससे कम में ही बिकेगा, ज्यादा में तो बिकेगा नहीं। तो ये सब क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट है। आपने कोई घड़ी खरीद ली, डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जमीन वगैरह है, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एप्रिसिएबल एसेट है। जैसे आपने 10 लाख रुपए में खरीदा था लेकिन 15 लाख रुपए में बिक गई, तो ये 5 लाख का उस पर क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। लेकिन कई बार डेप्रिसिएबल एसेट भी एप्रिसिएबल एसेट की तरह काम करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, विंटेज कार्स। अब जो विंटेज कार्स होती है, कार तो बहुत पुरानी है लेकिन उनके पुराने होने की वजह से उनकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। या मान लीजिए आपने कोई घड़ी खरीदी और वो घड़ी जो थी वो डेप्रिसिएट कर रही थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो घड़ी लिमिटेड एडिशन में आ गई और उसकी मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ गई, तो अब उसकी वैल्यू उल्टा क्या होने लग जाएगी, एप्रिसिएट होने लग जाएगी। तो पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी एसेट अपने माथे पे लिखवा के नहीं आता है कि मैं डेप्रिसिएबल एसेट हूं। अब मैंने अभी कहा आपको क्या कि लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग क्या होती हैं, वो एप्रिसिएबल एसेट होती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी डेप्रिसिएबल एसेट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में आपने प्लॉट खरीदा, वहां भूकंप आ गया, वहां ड्रॉट की प्रॉब्लम आ गई, जमीन खराब हो गई, तो भाई आपका जो लैंड है वो भी क्या हो सकता है, वो भी डेप्रिसिएबल हो सकता है। बट जनरली जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है सब एप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एप्रिसिएशन इज एन इंक्रीज इन वैल्यू। इफ अ मशीन कॉस्ट 5 लाख लास्ट ईयर एंड इज नाउ 7 लाख, इट हैज एप्रिसिएटेड द वैल्यू बाई 2 lakhs। देखो मैं चाहूं तो ऐसे प्लेन रीडिंग भी करता चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोग के दिमाग में कहानी रह जाए। तो कहानी रहेगी तो एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो आर्बिट्रेज क्या होता है, अब समझना ध्यान से आर्बिट्रेज कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप किसी बाहर जगह के हैं, मान लीजिए कि आप झारखंड के हैं, ठीक है। अब आप झारखंड से दिल्ली आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जब आप झारखंड से दिल्ली आए पढ़ाई करने, तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के दौरान आपको पता चला यार यहाँ तो कपड़े बड़े सस्ते मिलते हैं। लेट्स मान लीजिए कि कोई जीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा यहाँ तो 100-100 रुपए में जीन्स मिल रही है, 200-200 रुपए में जीन्स मिल रही है। क्यों ना एक काम करूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ू और लग जाऊं बिजनेस में। तो आप करोल बाग गए, आपने बहुत सारे जीन्स के पेयर 200-200 रुपए में उठाए और जा करके झारखंड के अंदर आप 400-400 रुपए में, 500-500 रुपए में बेचने लग गए। तो देखो प्रोडक्ट सेम है पर उसकी वैल्यू दो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यही आर्बिट्रेज होता है। आर्बिट्रेज का मतलब यही होता है कि आप किसी सामान को खरीदते हैं ऐसी जगह से जहां पर वो सस्ता है और ले जाके उसको वहां बेच देते हैं जहां पर वो क्या है, महंगा है। तो ये होता है आर्बिट्रेज। तो जो आप अमाउंट कमा लेते हैं ना, वो आपका आर्बिट्रेज अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 200 में जीन्स खरीदी और 300 में बेच दिया झारखंड के अंदर जाके, तो 100 रुपए आपने क्या कमा लिया, आपने आर्बिट्रेज अमाउंट कमा लिया, ठीक है। तो देखो यहां मैं पढ़ देता हूं,
लिखा है कि आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो कमोडिटी का क्या होना जरूरी है? आइडेंटिकल होना जरूरी है, मतलब सेम, ऑब्वियस सी बात है, सेम खरीदा है तो सेम ही तो वहां पर बेचोगे, ठीक है। दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड द साइमल्टेनियस सेल इन अनदर नेशन। आपने मान लीजिए कि आपको पता चला कि अफ्रीका में गोल्ड सस्ता है, ठीक है, या आपने KGF मूवी देखी होगी, तो आप चले गए वहां पर कोलार माइंस में, और वहां से आपने गोल्ड उठाए और आप लाके ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, तो वह आप क्या कर रहे हैं? आप आर्बिट्रेज कमा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको वहां पर फिर अधीरा मिल सकता है, वो पार्ट 2 में आने वाला है, तो उससे बच करके ले आइएगा। तो चलिए, तो आर्बिट्रेज का मतलब आप समझ गए। अब यहां पर कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस तो उनको ये लग जाता है कि मतलब एक जगह से खरीद के, जैसे दिल्ली से झारखंड खरीद के ले गया ना, तो अब झारखंड से भी लाके दिल्ली में बेच रहा है। ये इसका मतलब नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी वैसी साउंड करती है तो बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसका वो मतलब नहीं है बच्चों। साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक तरफ से परचेज करना और उसी को दूसरी जगह जाके एट द सेम टाइम क्या कर देना? बेच देना। तो यहां जो साइमल्टेनियस वर्ड है ना, वो परचेज और सेल को मिला करके बना है कि सेम कमोडिटी दिल्ली से परचेज हो रही है और झारखंड में बिक रही है, तो ये साइमल्टेनियस हुआ, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि अलग अलग चल रहा है, ठीक है। ये हुआ आपका आर्बिट्रेज। एसेट मुझे समझाने की जरूरत क्या, समझाऊंगा ही नहीं आपको, आप कॉमर्स के बच्चे, एसेट तो जानते ही होंगे ऑब्वियसली। आप अपने आप में एक एसेट है अपने माता पिता के लिए, ठीक है। मेरे लिए भी एसेट है, कल को आप अच्छे नंबर आएंगे तो मेरे लिए भी एसेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब एसेट भी देखो, अब करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, अब ये भी कोई पढ़ाने की जरूरत है मुझे, बट फिर भी एक एक लाइन बोल देता हूँ। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल के अंदर वाले होते हैं, मतलब 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप लेते हैं, मशीन, बिल्डिंग वगैरह। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो एसेट तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, जैसे आपकी रेपुटेशन, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? गुडविल। तो अब जो आपका गुडविल है वो भी आपका एसेट है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप? उसका भी पैसा चार्ज, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि जब कोई बिजनेस बिकता है तो वो अपने एसेट के साथ साथ अपना गुडविल भी बेचता है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए में एसेट बिके और उसने अलग से 3 लाख रुपए अपना जो नेम फेम उसने बनाया था, उसने जो अपना ब्रांड खड़ा किया था, उसका वो चार्ज कर रहा है, तो वो दिखाई कहाँ दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसी चीजें क्या होती हैं? इनटेंजिबल एसेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने, चलो अब जरा अब देखो यहाँ पर ऑडिट क्या होता है, ठीक है। अब ऑडिट समझ लो, तुम सब जो बैठे हुए हो, तुम सब भविष्य में ऑडिटर बनने वाले हो। एक ऑडिटर होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मस्ट है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आप ऑडिटर नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ऑडिटर बन सकते हैं और कोई नहीं। तो आज से प्राउड महसूस करना कि तुम लोग फ्यूचर में ऑडिटर बनने वाले हो, तुम्हारे अलावा कोई ऑडिटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड का केयरफुल वेरिफिकेशन करना। जैसे कि जब बैलेंस शीट आती है तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिख रहा है कि अच्छा भाई इतना प्रॉफिट आया है, इतना लॉस आया है, तो अब उसकी जांच करोगे कि हुआ कैसे है, ठीक है। तो यही सब ऑडिट होता है। आप तो भाई आने वाले समय में खुद स्टार हो जाएंगे ऑडिटिंग में। तो देखो क्या लिखा है, ऑडिट इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। अच्छा चलो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। कोई कंपनी क्लेम करती है कि जी मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए। चलो एक पेपर ले लेते हैं। प्रॉफिट क्लेम कर रही है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए, लेकिन अब वो प्रॉफिट बताएगी तो इस पे उसको 30% टैक्स भी देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। लेकिन ऑडिटर्स को लग रहा है कि नहीं, प्रॉफिट इसको 15 लाख हुआ है, ये टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉफिट क्या दिखा रहा है? 10 लाख रुपए। यहां किसका रोल आ जाएगा? ऑडिटर का। अब ऑडिटर कहेगा जरा अपने बुक ऑफ अकाउंट्स दिखाना, हम चेक करें।
वाकई में तुमको 10 ही लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे ही आपने चेक करना शुरू किया, आपने ऑडिटिंग करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। ठीक है, अब इसमें मिसमैच आएगा तो सामने वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि भाई तेरा तो सच में 15 आ रहा है, तू तो झूठ बोल रहा था 10 बता करके। तो ये ऑडिटर का काम होता है। और फिर याद दिलाऊं, आप ही बनेंगे ऑडिटर, और कोई नहीं हो सकता ऑडिटर। चलिए, बैड डेट्स क्या होते हैं। अब आजकल की सरकार में आप अक्सर बैड डेट वर्ड सुनते होंगे। तो बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं, वैसे आपको पता होगा, ये तो 11-12 की अकाउंटेंसी में ही पढ़ा दी जाती है। बैड डेट्स, आपने किसी को पैसा दिया, उसने आपको नहीं लौटाया, आपने बहुत कोशिश की कि भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, वो दे ही नहीं रहा। फिर आपने एक दिन खुद ही अपनी अंतरात्मा से कहा जाने देते हैं। अब आप ये जाने देते हैं, आपने जैसे ही बोला, मतलब अब आप उस पर एफर्ट करना क्या करने वाले हैं, बंद। अब आप उस व्यक्ति को फोन करना बंद करने वाले हैं, मांगना भी आप क्या करने चाह वाले हैं, बंद करने वाले हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया बैड डेट। आपने छोड़ दिया कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं तुमसे, तुम रख लो यार। अच्छा, कई बार डेट लीगली भी जो है वो बैड डेट हो जाता है। जैसे इंडिया के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट है। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या बताता है कि किसी केस को फाइल करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा। अब आपने लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ा था, आपके दोस्त ने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, तो उसने आपसे क्या किया, उसने आपसे लोन ले लिया। मान लो 10 लाख रुपए आपसे ले लिए, बोला भाई बहुत जरूरतमंद हूं, मुझे दे दे। आपने उसको दे दिया। अब वो बड़ा चालाक व्यक्ति है, उसने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है। उसने क्या किया, इसी तरह एक एक दिन करते 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 3 साल निकाल दिए। अब 3 साल के बाद आप कोर्ट के थ्रू वो पैसा रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल के बाद आपका डेट ऑटोमेटिकली बैड डेट हो जाएगा, क्योंकि आपका रिकवरी बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा। मतलब कोर्ट कहेगा कि भाई अब तो तुम्हारा सूट जो केस है हम ले ही नहीं सकते हैं, तुमको 3 साल कंप्लीट होने से पहले आना चाहिए था केस लेकर के। तो वो भी आपका क्या बन गया, वो 10 लाख रुपए आपके बैड डेट बन गया। तो बैड डेट या तो आपने ही छोड़ दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं मान लेता हूं कि ये गया पैसा, तो वो भी आपका बैड डेट है। या फिर दूसरा किस तरीके से बैड डेट हो जाएगा, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता नहीं था और 3 साल निकल गया, तो भाई पैसे तो गए। तो आज के बाद कोई पैसा ले तो 3 साल के अंदर ले लेना। तो ये बैड डेट हो गया। बैलेंस शीट तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बैलेंस शीट बचपन से पढ़ते आए हो। बॉन्ड क्या होता है, चलो समझ लेते हैं बॉन्ड को। अब देखो, बॉन्ड को लेके बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना कि बॉन्ड हमेशा गवर्नमेंट ही इशू करती है। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकती है। अब ध्यान से समझना बॉन्ड क्या होता है। देखो, कंपनी जो है इशू करती है शेयर, कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स, उसी तरह कंपनी इशू कर सकती है बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, कंपनी लोन भी ले सकती है, कंपनी अंडर राइटर भी अपॉइंट करवा सकती है, ठीक है। अब अंडर राइटर तो आप बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आपको अंडर राइटर जानने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। इसमें कहीं दिया भी नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा देता अंडर राइटर भी। अब देखो, अब शेयर से पैसा चाहिए तो शेयर आप जानते हैं। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक तरह का सिक्योर्ड लोन्स होता है। मतलब जिस तरह से शेयर इशू होता है उसी तरीके से क्या होता है, आपका डिवेंचर इशू होता है। इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे होता है, हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी। शेयर पे डिविडेंड है, वैसे ही डिवेंचर की तरह ही बॉन्ड्स भी इशू होते हैं, ठीक है। बस तुम्हारे लेवल पे अगर बात करूं तो ये सेम ही है एक तरह से, बस डिवेंचर की जगह क्या नाम यूज हो गया, बॉन्ड्स। ऑल्दो इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और फिलहाल की क्लासेस में आपको वो डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है। तो आप डिवेंचर के लिए भी बस क्या याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, सिक्योर्ड लोन की तरह काम करता है, ठीक है, बॉन्ड्स। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बॉन्ड पे भी वही इंटरेस्ट वगैरह ही मिलेगा। देखो, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो ये पहला बात की लॉन्ग टर्म के लिए इशू होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू नहीं होता है। बॉन्ड कैन ईदर बी रजिस्टर्ड इन द ओनर्स नेम और आर इशूड एट बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे नहीं लगता आपके सिलेबस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, अगर है तो आपने ओनर का नाम और ये
बियरर इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर ओनर का नाम लिख दिया तो उस पर जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसका नाम लिखा है, ठीक है। मान लो कि लिखा हुआ है बॉन्ड के ऊपर कि दिस बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड टू मिस्टर रवि, तो मिस्टर रवि अब बॉन्ड होल्डर माने जाएंगे। तो इस बॉन्ड होल्डर पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? मिस्टर रवि को ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है कि वही बॉन्ड बियरर फॉर्म में इशू हुआ है। तो बियरर का मतलब होता है जिसने भी होल्ड किया है, तो उस पे आर बियरर लिखा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर उस पे बियरर लिखा है तो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि यह आदमी कौन है। जिसके भी हाथ में बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसके भी हाथ में बॉन्ड होगा उसी का माना जाएगा। तो दो तरीके से इशू, मतलब कोई भी आदमी आएगा दिखाएगा कि देखो इसमें बियरर लिखा है, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी कौन है, कंपनी चुपचाप उसको क्या दे देगी? इंटरेस्ट दे देगी, ठीक है। तो वही देखो लिखा हुआ है, या तो ओनर अपने नाम पे भी ले सकता है, बियरर तरीके से भी ले सकता है, ठीक है। इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ डेट। अब देखो डेट है तो जैसे डिवेंचर डेट था वैसे ही ये डेट है, पेबल इन द फ्यूचर। तो ऑब्वियस सी बात है, डेट है तो फ्यूचर में ही पेमेंट होगा। आज ही लिया और आज ही दे दिया तो डेट किस बात का, ठीक है। अब बॉन्ड के ऊपर क्या रहता है? अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि बॉन्ड के ऊपर क्या क्या रहता है। तो ध्यान रहना, डेट कितने का डेट है, कब ड्यू होने वाला है, और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना दिया जाएगा। तो ये बॉन्ड होता है, ठीक है। बुक वैल्यू जानते ही होगे, जो तुम्हारे टोटल एसेट है उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो, तुम्हारी बुक वैल्यू निकल करके आ जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो भाई आपको कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा था, आप उसको कुछ नहीं बोलते थे, वो अगले दिन फिर परेशान कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तीसरे दिन उसने फिर परेशान किया, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, चौथे दिन किया, पांचवें दिन किया, लेकिन सातवें दिन जड़ दिया एक तमाचा। जैसे ही आपने तमाचा जड़ा, मतलब आपका ब्रेक इवन आ गया, भाई और बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो हुआ आपका ब्रेक इवन। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर या अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर ब्रेक इवन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जहां पे दो चीजें आपस में इक्वल हो जाए वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं उसको। जैसे कि देखिए, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर आई होप डिटेल में पढ़ा होगा इसको, ब्रेक इवन पॉइंट को। जैसे जहां AD/AS इक्वल हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होगी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स विच एग्जैक्टली इक्वल द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। आपने जितना खर्च किया था आपने उतना ही कमाया, तो आपको प्रॉफिट थोड़ी हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आप कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं? आप ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंसेस। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा टोटल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए लगा, ठीक है। अब तुमको ये 1 लाख रिकवर भी तो करना है, तो तुमने 100 यूनिट्स 100 रुपए के रेट से, या सॉरी 1000 रुपए के रेट से बेच दिया, तो 1 लाख आ गया। तो इसको रिकवर करने के लिए कम से कम कितने यूनिट बेचा आपने? 100 यूनिट, और 1 यूनिट कितने का था? 1000 रुपए का। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया? ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। ऑल्दो ब्रेक इवन में और सी बातें होती हैं, तो वो कभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब सेल अबव द ब्रेक इवन पॉइंट ऑब्वियसली प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पर दो चीजें इक्वल हो गई, एक्सपेंस और आपका सेल का जो अमाउंट है वो इक्वल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर अगर कोई पैसा आता है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उससे नीचे अगर कोई पैसा आ रहा है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। जैसे आपने सेल तो किया, पर आप 100 यूनिट की जगह पे सिर्फ 900 यूनिट ही बेच पाए, सॉरी सिर्फ 90 यूनिट ही बेच पाए, ठीक है। तो आपको कितना आएगा? 90,000 ही तो आएगा। तो आप 10,000 के किस में हैं? लॉस में है। चलो, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी समझ गए। बजट क्या समझाना है? आपके पास पैसा है और आप उसको भविष्य में किस तरह से खर्च करना चाहते हैं, वो बजट है। अब सरकार निर्मला सीतारमण हर साल बजट लेकर के आती हैं, तो वो यही तो बताते हैं। बजट क्या होता है?
एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। अगर आप बैचलर हो, हॉस्टलर हो, तो आपके मम्मी पापा आपको पैसा भेजते होंगे हर महीना, तो आप उस पूरे महीने का क्या बना के रखते होंगे? बजट बना के रखते होंगे। पूरे महीने आप उस पैसे को कैसे खर्च करने वाले हो, तो बजट के बाद उसके बाद अब आ जाओ कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ये 43rd पॉइंट। ठीक है, अब देखो कमर्शियल पेपर क्या है, क्या लिखता है कि वैसे ये बचपन में तुम लोग पढ़ चुके होगे बिजनेस स्टडी के अंदर। कहता है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट ऑफ लार्ज फर्म्स यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख और मोर एंड हैविंग एन इंटरेस्ट रेट समवट बिलो द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहला फीचर क्या है इसका कि ये सिक्योर नहीं होता है, मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई पैसा लगा के क्यों डुबाना चाहेगा। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। बड़े बड़े फर्म्स इसको इशू करते हैं और ये 1 लाख के डिनोमिनेशन में इशू होता है। ठीक है, यानी 1 लाख 2 लाख इस तरह से। हैविंग एन इंटरेस्ट रेट समवट बिलो द प्राइम ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, और जो इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे कि बैंक वगैरह जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे इंटरेस्ट रेट इसका क्या रहेगा, बिलो रहेगा। लेकिन कमर्शियल पेपर में और भी बहुत सी बातें होती है जो यहां पे नहीं है, तो मैं उसको फिलहाल के लिए नहीं ले रहा हूं। उसके बाद अब देखो 56 पॉइंट देखो, एक्सचेंज रेट क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब डॉलर के लिए 75 रुपए मिल रहे हैं, तो डॉलर के लिए जो इंडियन है वो 75 रुपीज क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू या पार वैल्यू क्या होता है, तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होगी। तो फेस वैल्यू क्या होती है, जो अमाउंट, जो शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कि शेयर की कीमत है 100 रुपए, तो वो फेस वैल्यू हो गया। अब वो अगर 110 रुपए में रिडीम होती है तो वो रिडम्शन वैल्यू हो गई, अब पार वैल्यू हो गई, अब फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, ये फेस वैल्यू हो गया। उसके बाद देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब कैश, डीड, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब देखो बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या फर्क है, बॉन्ड के साथ गवर्नमेंट लगा दो नहीं, देखो जो बॉन्ड कंपनी इशू करती है वो कंपनी का बॉन्ड है, और जो गवर्नमेंट इशू करती है वो गवर्नमेंट का बॉन्ड है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है ना, इसका हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो लोग ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना परचेस करते हैं। हेज का मतलब समझ लो। अब देखो हेज जो है वो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन यहां जो हेज का मतलब है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, आपके पास एक है, 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अच्छा चलो 2 छोड़ो, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है I1। अब आप इस I1 पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन इस पे इन्वेस्ट करना रिस्की है, मतलब आपको लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करूं, कहीं लॉस हो गया तो क्या करूंगा, तो आपने एक काम किया, आपके पास एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाई दी I2। वो नो डाउट I1 जितनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, लेकिन I2 आपको लॉस भी नहीं होने देगी। तो आपने जैसे ही इस पे इन्वेस्ट किया ना, साथ के साथ आपने I2 पे भी इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने ऐसा किया क्यों, कि कहीं इधर लॉस हो गया तो इधर क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। तो मतलब आपने I1 को I2 के साथ क्या कर दिया, हेज कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो देख सकते हो कि वर्ड्स कितने खतरनाक है, हेज, पर इसका मतलब कितना सिंपल है। ठीक है, तो वैसे ही बैंक वगैरह ये काम करते हैं हेजिंग का, मतलब वो कहीं पर अगर उनका पैसा फंसने वाला होता है तो वो दूसरे कहीं और भी पैसा लगा देते हैं जहां से उनको रेवेन्यू आ जाए, ताकि एक का लॉस दूसरे से क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो अल्टीमेट मतलब हेज का क्या हुआ,
कि फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करना क्या होता है, हेजिंग होता है। ठीक है, एक एसेट के रिस्क को दूसरे एसेट से मिनिमाइज करना क्या होता है, आपका हेज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेज का मतलब भी आप समझ गए। ठीक है, अच्छा चलो हेज पढ़ देता हूं मैं तुम लोग के लिए। कहता है हेज इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अ हेज इज अ स्ट्रेटेजी इज मोस्ट ऑफ द टाइम इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ हेज फंड। दिस टर्म हैज बीन रिटन फ्रॉम बैंकर्स पॉइंट। अब यहां पर हेज क्या है, बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो मतलब समझ ही गए वो हेज का। उसके बाद देखो, उसके बाद टर्म आ रहा है होल्डिंग पीरियड। तो देखो, आप किसी शेयर को 5 साल के लिए अपने पास रखना चाहते हो, तो वो 5 साल आपका क्या हो गया, वो 5 साल आपका होल्डिंग पीरियड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इनकम स्टॉक। अब देखो यहां पर तो कहता है सिक्योरिटी विच हैज सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि ऐसी सिक्योरिटी, अब शेयर एक सिक्योरिटी है ना, ठीक है, जो जिसमें काफी अच्छा डिविडेंड मिलता है, तो वो सब इनकम स्टॉक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनिशियल इंटरनेट ट्रेडिंग, लिमिट ऑर्डर। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब एसेट बिकता है तो आप उसको क्या करवा रहे हो, लिक्विडेट करा रहे हो। ठीक है, लिक्विडेशन भी आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। देख लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या है कि द टोटल वैल्यू इन रूपी of all of a company's outstanding share, it is calculated by multiplying all the outstanding share with the current market price of one share. It is determine the company size in terms of wealth. अब देखो, आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब क्या है कि जो शेयर लोगों को इशू हो चुके हैं, वो सारे शेयर किस में आते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब समझना बात को। तो अब कंपनी ने अलग अलग जगह पर अपना शेयर इशू कर रखा है। कुछ पैसा उन्होंने अपने पास रखा है, कुछ पैसा सेकेंडरी मार्केट में लगा हुआ है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू आप जब एक साथ कर देंगे तो आपको कंपनी का नेटवर्थ पता हो जाता है। लास्ट रिकॉर्डिंग में भी मैंने आपको बात वो बताई थी। तो वही कंपनी, मान लो कि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 1 लाख रुपए, तो वो जो 1 लाख रुपए निकल के आया वो क्या आया, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आया उस कंपनी का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको आसान करने के लिए, जैसे कि ये देखो, कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख के, डिवेंचर इशू कर रखे हैं 50,000 के। ठीक है, या और कहीं कहीं कुछ, तो इन्हीं सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो पता चलेगा कि अच्छा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 1.5 लाख। बहुत आसान, कुछ नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ इतना मतलब है जो भी कंपनी का नेटवर्थ है वो उस कंट्री का, उस कंपनी का क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब बाजार में उस कंपनी की वैल्यू मतलब कितनी है, 100 करोड़ वैल्यू है, 150 करोड़ वैल्यू है, 200 करोड़ वैल्यू है। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि पेटीएम 1000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो ये जो 1000 करोड़ की कंपनी कहने का क्या मतलब है कि उसका ये क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो म्यूचुअल फंड, ये थोड़ा सा समझा देता हूं आपको डिटेल में। देखिए, म्यूचुअल फंड, देखो अगेन म्यूचुअल का मतलब क्या है, कॉमन। तो आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे कि दिन रात म्यूचुअल फंड आपको कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। बहुत सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, मुथूट फाइनेंस। अब वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है। अब ये म्यूचुअल फंड देखो किसके लिए फायदेमंद है, ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस तरह का आपके पास अमाउंट है।
ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अब आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने मुथूट फाइनेंस को पकड़ा, बोला कि मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो देखो मुथूट फाइनेंस क्या करेगा, बहुत सारे लोगों का, जैसे मान लो कि 5 लोग उठा लेते हैं, ए बी सी डी और ई। अब मुथूट फाइनेंस ने क्या किया, इन 5 लोगों के फंड्स को, अब देखो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे हर व्यक्ति अपना अपना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में देखो क्या होगा, इन 5 का एक क्रिएट कर दिया जाएगा कॉमन फंड। जैसे मान लो ए ने दिया 50,000, बी ने दिया 1 लाख, सी ने दिया 2 लाख, डी ने भी दिया 50,000 और ई ने दे दिया 50,000। तो देखो कितना अमाउंट होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, और ये हो गया आपका 4 लाख, और ये हो गया 4.5 लाख। अब ये 4.5 लाख मिलकर के क्या बन गया, ये कॉमन फंड बन गया, कितने लोगों का, 5 लोगों का। अब ये जो कॉमन फंड है, ये म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, अब उसके पास एक बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे अमाउंट्स मिला करके, ये म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो है अपने हिसाब से इसको अलग अलग कंपनीज में क्या कर देगा, अलग अलग कंपनीज में इसको इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, और जिसने अगर प्रॉफिट कल को होता है तो जिसने जितना पैसा दिया था उसके प्रपोर्शन में उसको क्या दे दिया जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। अब इसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड को समझे तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ये कॉमन फंड है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं पर इन्वेस्टर बन नहीं पाते हैं, या तो उनके पास पैसा कम होता है या उनको डर लगता है इन्वेस्ट करने में, तो वो म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स को पकड़ते हैं और वो अपना पैसा उनको देते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है वो दूसरों के पैसे के साथ इनके पैसे को कंबाइन करके पूल कर देता है। पूल करने के बाद क्या करता है कि उन पैसों को अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग अलग कंपनी के एसेट्स में क्या करता है, शेयर्स में लगा देता है। फिर जो प्रॉफिट निकल के आता है उसमें, अब ऑब्वियस ही बात है कि जब ए ने 50,000 दिया है तो इसको 50,000 के प्रोपोर्शन में ही तो प्रॉफिट दिया जाएगा। तो जिसने जैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या कर दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका किसका, म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड का क्या हो गया, म्यूचुअल फंड के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 78 पॉइंट। अब ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, ROI इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर इसका सिंपल सा इतना ही मतलब होता है कि जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके ही इन्वेस्ट करता है कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं उससे मुझे कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा ध्यान रहे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्सपेक्टेड बेसिस पे काउंट होता है, एक्चुअल बेसिस पे काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है वो मैंने अभी एक्सपेक्ट किया है ना, मुझे एक्चुअली में थोड़ी मिल गया है। अब जो एक्चुअल रिटर्न आएगा वो तो ज्यादा कम भी आ सकता है, बट फिर भी मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कुछ उम्मीद लेके ही इन्वेस्ट करूंगा कि भाई इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे जेब से पैसा लग रहा है, मुझे रिटर्न चाहिए। तो सामने वाला बोलता है कि मैं तुमको 12%, 12% के आसपास का रिटर्न दिलवा दूंगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि 12% दिलवा दूंगा, 15%, क्योंकि वो भी श्योर नहीं है। ठीक है, तो 12% के आसपास का मतलब क्या हुआ कि 10 मिल सकता है, 13 मिल सकता है, 14 मिल सकता है, तो वो एक आइडिया दे रहा है। तो यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, पर फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि कहीं कोई लाइन, कोई शब्द आपको ना समझ में आए। तो देखो क्या लिखा है, ROI इज मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी विद द मैनेजर्स यूज द रिसोर्स अवेलेबल टू देम एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ठीक है, वो बताते हैं कि कितना मेरे पास रिसोर्स है और इसका कितना परसेंट मैं फ्यूचर में प्रॉफिट लेकर के आ सकता हूं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब अगर मुझे इक्विटी निकालनी हो कि इक्विटी पे कितना प्रॉफिट, तो मान लीजिए कि आपको इक्विटी पे जो प्रॉफिट आया है वो 10 लाख आया है, लेकिन ये एक्चुअली में आपका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ी हुआ, इसमें से 3 लाख तो सरकार ने टैक्स ले लिया, तो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न हुआ। ठीक है, 7 लाख। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो सिंपली ये बोलता है कि रिटर्न इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये लॉन्ग टर्म डिविडेंड में से क्या बोला है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज यूज नेट प्रॉफिट। एक सेकेंड,
अब देखो क्या बोलता है कि यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय द इक्विटी प्लस द लॉन्ग टर्म डेट, रिटर्न ऑन एसेट यूज्ड इज यूजुअली द ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द एसेट यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रॉफिट। ऑब्वियस ही बात है कि जो आपने एसेट लिया आप उसे डिवाइड करके अपने अमाउंट को देखोगे ना, अगर एसेट की वैल्यू से कम पैसा आया है तो आपको प्रॉफिट कहां हुआ। ठीक है, तो यही सब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। सिंपली आप इसका एमसीक्यू पर्पज से इतना याद रख, वैसे बाद में आपको पूरा पढ़ना है आरओआई क्या होता है, एमईआई क्या होता है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि जब भी आरओआई में पैसा लगेगा, मतलब आरओआई सोचा जाएगा तो पहले एमईआई देखा जाता है। तो ये सब बाद की चीजें हैं, आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी हमें एमसीक्यू के पर्पज से समझना है, तो बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई एसेट पे किसी शेयर पे पैसा लगाते हैं तो हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब रिस्क क्या होता है भाई, आपने कहीं पैसा लगाया तो कितना प्रोबेबल चांस है, कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, वो आपका रिस्क हो गया। सिक्योरिटीज वगैरह बता ही चुका हूं आपको। उसके बाद हाँ, अब ये आ जाओ 87 पॉइंट आ जाओ, यील्ड टू कॉल क्या होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप बॉन्ड जो है मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप रिडीम कराना चाहते हैं, तो उस पर फिर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा आपका कट सकता है, तो वो क्या होता है, वो होता है यील्ड टू कॉल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि अगर आप 2 साल के बाद मतलब अपने बॉन्ड को रिडीम कराओगे तो हम आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन आप उसको 1 साल में ही करा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप 1 साल में कराते हैं तो हम आपको फिर कितना देंगे, सिर्फ 10,000 रुपये देंगे। तो ये 10,000 आपने क्या किया, मैच्योरिटी थी 2 साल की, आपने उसके पहले ही इसको क्या करा लिया, रिडीम करा लिया, तो आपको कितना मिल रहा है 10,000। तो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आपने रिडीम कराया तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है उस बॉन्ड पे, ये होता है आपका यील्ड टू कॉल। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड बचपन से पढ़ते आए हो, मैं एक बार रीड कर देता हूं। देखो बीएसटी वगैरह में आप सबने जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ा होगा। अब देखो यहां पे, अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट बिलो पार, thus प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि किसी बॉन्ड की वैल्यू है 10,000 रुपीज। ठीक है, अब जो बॉन्ड इशूअर है, जिसने भी बॉन्ड इशू किया है, वो क्या कर रहा है कि इसको ना इशू कर दे रहा है 9,000 रुपए में, मतलब आपको 10,000 का बॉन्ड वो कितने में दे रहा है, आपको 10,000 का बॉन्ड वो दे रहा है सिर्फ 9,000 रुपए में। तो आपको जिस दिन ये रिडीम होगा, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को आपको ये बॉन्ड इशू कर दिया गया, 10,000 का बॉन्ड कितने रुपए में, 9,000 रुपए में आपको ये इशू कर दिया गया। तो 10,000 इसका फेस वैल्यू था या फिर पार वैल्यू था, तो ये पार वैल्यू से कम पे इशू हुआ, मतलब जो वैल्यू थी उससे कम पे इशू हुआ। और मानो इसका जो रिडम्पशन डेट है वो है 1 जनवरी 2024, यानी कि 2 साल के बाद। तो जब आप रिडीम कराओगे ना, तो ये 9,000 में रिडीम नहीं होगा, ये फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा, मतलब 9,000 में इशू हुआ यानी कि फेस वैल्यू से कम में इशू हुआ, पर फेस वैल्यू पे क्या हो गया, रिडीम हो गया। तो 1,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा खत्म हमारे 88 के 88 टर्म्स, किस चीज से रिलेटेड, फाइनेंस, स्टॉक और कमोडिटी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सारे खत्म हो गए। अब देखिए ये वीडियो लेक्चर है, तो मैं तो अपनी तरफ से यही मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अलग से उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। अब हम मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी पे चले जाते हैं, जो फटाफट खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें। देखो अब हम आ जाते हैं किसमें, मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी पे। अब देखो इसमें सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट कैंपेन। तो देखो एडवर्टीजमेंट कैंपेन होता क्या है,
और या फिर एडवर्टीजमेंट में और एडवर्टीजमेंट कैंपेन में क्या फर्क है, ये भी समझिए। देखिए एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे आपका अभी आप देख रहे हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कैलाश ठाकुर द लर्निंग ऐप विजिट www, तो ये भी साथ के साथ क्या चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो ये भी एक तरीका है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट हमेशा नॉन पर्सनल नेचर का होता है, मतलब जो एडवर्टाइजर होता है वो खुद आकर के नहीं, वो किसी मीडियम का यूज करता है अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एडवर्टीजमेंट कैंपेन में कैसे काम होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे कि क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। मैं 6-7 क्लास में अपने स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पर अक्सर 1-2 बार क्या हुआ था कि नेस्ले का जो ब्रांड है मैगी, ठीक है, वो मैगी जो है कई बार हमारे स्कूल के अंदर आते थे और वो मैगी बना बना करके बच्चों को खिलाते थे। तो वो जो मैगी बना बना करके बच्चों को खिला रहे थे, वो मैगी का क्या कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, और वो खुद आकर के पूरा का पूरा बना करके तब वहां पर लोगों को खिला रहे थे। तो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो उन्होंने कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, किस चीज का, एडवर्टीजमेंट का, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या कर रहे थे, मैगी खिला। आप कभी मॉल वॉल में जाते होंगे तो आपको कोई शॉपकीपर बोलता होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप इसे ट्राई करके देखिए। तो वो क्या कर रहा है, वो एक कैंपेन कर रहा है एडवर्टीजमेंट का। आपने बहुत सारे हेल्थ कैंप देखे होंगे जहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वेदांता ग्रुप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है, तो वेदांता ग्रुप क्या करता है कि एक काम करता है, वेदांता ग्रुप एक फ्री मोतियाबिंद का कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब वहां पर लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ये वेदांता ग्रुप के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है क्या, एडवर्टीजमेंट कैंपेन। अब मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूं, तो देखो क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड विथ स्पेसिफिक एम, फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन सेल और अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मेन मकसद होता है कि प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, उनको पता चल जाए। तो जब जैसे बच्चों को पता चल गया कि मैगी जैसी चीज होती है, तब तो बाद में खरीदेंगे। तो अगर एक बार वो अवेयर हो गए तो सेल तो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो फिर आप खरीदोगे कैसे। अब देखो एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बाद ही एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजिंग में सिर्फ क्या दिया हुआ है कि किसी भी तरीके का पेड फॉर्म है और ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर्सनल प्रेजेंटेशन था, कंपनी खुद जाकर के कर रही थी, ऑर्गेनाइजेशन खुद जाके कर रहे थे। बट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है। आप जिसके भी थ्रू कराते हैं आप उसको पैसा तो देंगे ना, फ्री में आपका कोई एडवर्टीजमेंट थोड़ी करेगा। तो आप टीवी पे ऐड कराएं, पेपर में ऐड कराएं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। और ये नॉन पर्सनल नेचर का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू कराना चाहते हैं, तो अब यहां पर आप देखिए आप खुद नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपके बिहाफ में जो डिजिटल मीडियम है वो एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये पर्सनल नेचर का नहीं होता है, ये नॉन पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है। इसमें एक बीच में मीडिएटर होता है जो आपकी बात दूसरों तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो कपिल शर्मा शो जो है सोनी टीवी के थ्रू आप देखते हैं ना, कपिल शर्मा आपके घर थोड़ी आता है। तो वो सोनी टीवी क्या है, एक एडवर्टाइजिंग का क्या है, माध्यम है। उसके बाद देखो आफ्टर सेल सर्विस, सामान बेच दिया पर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आ जाइएगा, तो ये क्या दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि हमने आपको प्रोडक्ट बेच दिया और 1 साल के अंदर अगर खराब हो जाए तो या तो हम ठीक करके दे देंगे या नया दे देंगे। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है। जैसे वारंटी गारंटी जो दी जाती है। उसके बाद देखो फिर से एजेंट आ गया, तो वहां ब्रोकर एजेंट था, पर यहां पर एजेंट किसकी बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। जैसे मान लीजिए कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर एजेंट कैसे काम करते हैं, देखिए। अब एक ब्रांड है फोन का OnePlus, मे भी आप सभी जानते ही होंगे इस ब्रांड को। अब AKN जो कोचिंग है, जो मेन सेंटर है, उसके ठीक बगल में अभी इसका शोरूम ओपन हुआ है। तो अब ये शोरूम का जो ओनर है, लेट से वो ओनर मिस्टर एक्स है,
तो वो सिर्फ शोरूम का ओनर है, वो वन प्लस ब्रांड का ओनर नहीं है। लेकिन वन प्लस के बिहाफ में मिस्टर एक्स कौन से फोन बेच रहा है? वन प्लस। तो ये मिस्टर एक्स वन प्लस का क्या माना जाएगा? एजेंट। आपने कई जगह देखा होगा, ये वर्ड लिखा होगा ऑथोराइज्ड पार्टनर। ऑथोराइज्ड पार्टनर, तो पार्टनरशिप हम तो वैसे ही एजेंसी की बात करता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑथोराइज पार्टनर हुआ तो वो अपने आप क्या बन गया? एजेंट बन गया। जैसे मिस्टर एक्स अगर ऑथोराइज पार्टनर है तो ये क्या बन गया? एजेंट बन गया, जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब देखिए बैरियर टू ट्रेड क्या होता है। देखो, एक होता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और एक होता है ट्रेड बैरियर। या तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं या उल्टा समझ लेते हैं, तो दोनों गलती से बचना है। देखिए, बैरियर हमेशा नेचुरल नेचर का होता है, मतलब कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? उसके लिए प्रॉपर लॉ होते हैं कि आप अलाउ ही नहीं है। जैसे आप अपनी प्राइवेट चाहते हैं कि आपकी भी एक रेलगाड़ी चले, तो सरकार कहेगी तुम रेलवे में आ ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? बैरियर की, तो इसको ना एक तरह का इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो। मतलब मना नहीं करेंगे, लेकिन हालत ऐसी कर देंगे कि तुम आओगे ही नहीं इस मार्केट में। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, देखिए होता क्या है कि इंडिया देख रहा है, क्या देख रहा है इंडिया के बहुत सारे चाइनीज फोन इंडिया में बिक रहे हैं। अब चाइनीज फोन बिक रहे हैं तो इंडिया से पैसा जो है वो चाइना जा रहा है। अब इंडिया इसको कैसे कंट्रोल करे? अब वो मना तो कर नहीं सकता है, ग्लोबलाइजेशन है, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना अपना सामान तो इंडिया में बेचेगा ही। पर इंडिया के पास दूसरे रास्ते तो हैं। इंडिया क्या कर रहा है? अब देखो, चाइना से फोन आ रहा है तो इंडिया उस फोन को क्या कर रहा है? इंपोर्ट ही तो कर रहा है। इंडिया क्या करता है कि इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देता है। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा? जो फोन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब फोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल क्या होने लगेगी? डिक्रीज। अब मान लो 50,000 का कोई फोन खरीदता था, वो 70,000 हो गया, तो ठीक है, जिनके पास पैसा है वो खरीद लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो होंगे जो डिस्करेज हो जाएंगे। तो यहां देख सकते हो कि ऐसे मना नहीं किया, पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा के क्या क्रिएट कर दिया? एक बैरियर क्रिएट कर दिया। तो ये होता है ट्रेड बैरियर, ठीक है। ये आपका ट्रेड बैरियर का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से फोर्सफुली नहीं बट दूसरे दूसरे तरीके अपना करके हम क्या लगाते हैं? ट्रेड बैरियर लगाते हैं। चलिए, तो ये भी समझ गए आप। तो देखो, समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन इंपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से काम किया गया। अब बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, तो देखो अब इससे क्या होगा कि अब दूसरे जब फोन वाले देखेंगे कि भाई इन्होंने तो ड्यूटी इंपोर्ट की बढ़ा दी है, तो वो क्या करेंगे? वो या तो फिर इंडिया में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको साफ साफ नजर क्या आ रहा है? बैरियर, तो एंट्री ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भारत मना नहीं कर रहा है कि हम तुमको आने नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ आप अलाउ हैं, आप आइए, लेकिन वो खुद ही नहीं आएंगे। इस तरीके का तरीका भारत ने अपना रखा है। वैसे ही एग्जिट के लिए काम करेगा कि कई बार हम चाहते हैं कि भाई तुम एग्जिट ना करो, तो हम उल्टा फैसिलिटी देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फैसिलिटी देंगे तो लालच में वो बंदा हमारे यहाँ क्या करेगा? काम करेगा। अब ये हो गया बैरियर्स और बैरियर टू एंट्री एग्जिट। अब देखो बेंचमार्किंग क्या होती है। देखो, पहले तो बेंचमार्क वर्ड का मतलब समझो। तुमने सुना होगा कि बंदे ने तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया, तो वो कहता है एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। अच्छा, लेमन सेंस में समझो, बेंचमार्क एक एग्जाम्पल की तरह ही काम करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आप भी बनना चाहते हो बिजनेसमैन,
अब आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो और आपने सोचा कि आप क्या बेचना चाहते हो, आप बेचना चाहते हो मिल्क बिस्किट्स। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करोगे। तो जब आपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना स्टार्ट किया तो पता चला कि जो कॉम्पिटिटर है वो 10 रुपए का बेच रहा है, कोई कॉम्पिटिटर जो है वो 11 रुपए का बेच रहा है, कोई 12 रुपए का बेच रहा है, कोई 9 रुपए का बेच रहा है। तो आपको ये 4 प्राइस मिल गए, 9, 10, 11 और 12। अब आप अपना प्रोडक्ट 15 में थोड़ी बेच सकते हैं क्योंकि मार्केट में ये लोग इसी रेट पर बेच रहे हैं। तो आप इसमें से जो भी प्राइस चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने चूज किया 11 रुपए, तो 11 रुपए आपका क्या माना जाएगा, बेंचमार्क प्राइस। अब आप इसमें 1 रुपए कम करके बेच लीजिए या 1 रुपए ज्यादा करके बेच लीजिए, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन उसके पहले तो आपको एक बेंचमार्क तो सेट करना ही पड़ेगा। अब मन में सवाल आता है इसका फायदा क्या है। तो देखो, पहला फायदा तो यह है कि प्रोडक्ट इस तरह से बनाना कि तुम्हारा प्रोडक्ट 11 रुपए में बन के तैयार हो जाए ताकि तुम उस पर क्या कर सको, प्रॉफिट कमा सको। तो बेंचमार्क का मतलब निकल के क्या आया, हमें अपने कॉम्पिटिटर को देखना, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना ही क्या होती है, बेंच मार्किंग होती है। अब आइए पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बेंच मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ अ बिजनेस अगेंस्ट दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन अ मार्केट और लीडिंग बिजनेस इन अदर मार्केट इन ऑर्डर टू फाइंड वेज ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, an analysis of competitors strengths weakness used to evaluate firms relative competitive position opportunity improving success failure achievement of such improvement। तो बस इसमें आप एक और चीज ऐड कर दीजिए, कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी। अब क्वालिटी का भी आपको क्या करना होगा, बेंचमार्क। ठीक है, कि 11 रुपए में मैं बनाऊं तो, पर मेरी क्वालिटी भी उन्हीं के जैसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास किसी प्रोडक्ट को बनाने के 3 क्वालिटी ऑप्शन है, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी और क्वालिटी सी। आपने बी चूज किया कि मैं अब बी और प्लस 11 यानी 11 रुपए में बनाऊंगा और बी क्वालिटी का बनाऊंगा। तो ये आपने क्या सेट कर लिया, बेंच मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंच मार्क का कॉन्सेप्ट। ब्रांड इक्विटी क्या, देखो इक्विटी का मतलब है वैल्यू। ठीक है, अब जैसा ब्रांड वैसी वैल्यू, वो उस ब्रांड की क्या हो गई, इक्विटी हो गई। जैसे अगर आपके दिमाग में अलग अलग ब्रांड्स के नाम आए तो उनके अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ठीक है, अब एक प्लेन टी शर्ट ले लीजिए 300 रुपए, उस पर यूएस पोलो लिख दीजिए 1300 रुपए। तो ये 300 का 1300 कैसे बन गया, बिकॉज ऑफ उस ब्रांड की इक्विटी की वजह से। ठीक है, अब अलग अलग ब्रांड की अलग अलग इक्विटी हो सकती है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, भाई आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि हम ब्रांड लॉयल हैं। अच्छा चलो, ब्रांड लॉयल नहीं सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं ब्रांड कॉन्शियस हैं। हम कुछ ही पर्टिकुलर ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, सामान खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदूंगा तो सिर्फ और सिर्फ फिलिप्स का ही खरीदूंगा। तो आप उस ब्रांड के प्रति अपनी क्या शो कर रहे हैं, लॉयल्टी। तो इसी तरह से जो हर ब्रांड है अपने कुछ लॉयल कस्टमर बनाता है, जो उसका कस्टमर बेस बन के तैयार हो जाता है। तो ब्रांड इक्विटी समझ गए, ब्रांड इक्विटी ब्रांड की साइड से है और ब्रांड लॉयल्टी उस ब्रांड के कंज्यूमर की साइड से आती है। ब्रांड रिकॉग्निशन, ये लो भाई, ये नाइकी का क्या है लोगो, ये लोगो देखते ही पता चल गया ये क्या है, ये ब्रांड रिकॉग्निशन है। आप प्यूमा पे देखेंगे तो वो जैगवार बना होता है, वो क्या है, मर्सिडीज में आप कुछ ऐसे देखेंगे, ऐसे सर्कल होता है और आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बना होता है। तो ये देखते ही पता चल गया कि भाई कौन सी कार है, मर्सिडीज है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आपका ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया। तो ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए पहले ब्रांड होना जरूरी है। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, देखो जब भी आप देखो कोई बिजनेसमैन आया जो बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो कल को जो दूसरे बिजनेसमैन आएंगे वो पता करेंगे ना कि ये कैसे सक्सेसफुल हुआ।
तो वो इंसान बताता है कि मैंने ये काम किया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। तो जो दूसरे बिजनेसमैन आएंगे उनके लिए उसके बिजनेस करने का तरीका किस तरह से काम करेगा, बिजनेस मॉडल की तरह काम करेगा कि भाई उस बंदे ने ये तरीके अपनाए थे, हमें भी यही तरीके अपनाने चाहिए ताकि हमारा भी बिजनेस क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, एक ही टाइप के बहुत सारे बिजनेसमैन, सबको मिला दो तो बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, अब देखो तुमने सुना होगा C2C कॉमर्स, B2B कॉमर्स, तो वही होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो यहां देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, दिस इज टर्म इज ऑफन शॉर्ट एज B2B। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ काम करने को, नहीं करने को डायरेक्ट करता है। तो ये दो बिजनेस के बीच के आपस की स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मान लीजिए कि दो ऑनलाइन प्लेयर हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट। तो Amazon बोलता है कि तुम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मत बेचना, ये मैं बेचूंगा। तो ये उनका आपस के बीच का क्या है, कम्युनिकेशन है, जो B2B चलता है। तो ये हुआ बिजनेस टू बिजनेस। बाइंग बिहेवियर देखो क्या होता है भाई, दिल्ली के अंदर तुम घूमोगे तो तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रीट पर बिकने वाला जो फूड है, स्ट्रीट फूड, वो होते हैं मोमोज। सबने खाए होंगे। लेकिन ये बताओ कि क्या तुम साउथ इंडिया में जा करके मोमोज की रेडी लगाओगे, मोमोज के स्टॉल लगाओगे तो वो बिक जाएगा? आंसर आएगा नहीं सर, क्योंकि वहां के लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है वो साउथ इंडियन फूड का है। इंडिया के लोगों का बाइंग बिहेवियर नॉर्थ इंडियन फूड का है। तो इंडिया में ऑब्वियसली आप नॉर्थ इंडियन फूड को टारगेट करोगे, वहां पर आप साउथ इंडियन फूड को टारगेट करोगे। ठीक है, तो ये हुआ कस्टमर का बाइंग बिहेवियर। अच्छा, और समझ लेते हैं अगर बाइंग बिहेवियर को, तो और मैं इसको अगर आसान करूं आपके लिए, तो अब आप जो डोमिनोज है वो इंडियन ब्रांड नहीं है, डोमिनोज अमेरिकन ब्रांड है, पर इंडिया में भी बेचता है। तो ध्यान रहे, एक बात आपको बता दूं, जो अमेरिकन पिज्जा होता है डोमिनोज का, सेम टू सेम इंडियन पिज्जा नहीं होता है। वो इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको डेवलप किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग है। ठीक है, कैश डिस्काउंट देखो क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट सेलर देता है, अगर आप उसको जैसे एडवांस पेमेंट ऑफर करें तो वह आपका कुछ पैसा कम कर देगा। अगर आप उसको बहुत बल्क में पेमेंट ऑफर करें, जैसे आपने बोला कि आपसे किसी कोचिंग ने फीस मांगी 2 लाख, आपने कहा 2 के 2 लाख एक ही बार में दे दूंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी तब हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब आपको सिर्फ 1,80,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो देखिए अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है, एक फर्म को दूसरे फर्म के ऊपर जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है। अब इसका एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए 2 फिजिक्स की कोचिंग है। ठीक है, ये लीजिए कोचिंग ए और कोचिंग बी। अब ये दोनों आपस में कंपीट किए जा रहे थे, कंपटीशन एकदम तगड़ी कंपटीशन चल रही थी। लेकिन ये सीए क्या करता है, मतलब कोचिंग ए, ठीक है, ये क्या करता है, ये सीधा फिजिक्स पढ़ाने के लिए HC वर्मा को ही लेके चला आता है। अब HC वर्मा को सब जानते होंगे, इनसे बड़ा तो कोई फिजिक्स प्लेयर रहा नहीं इंडिया में। अब ये सीधे HC वर्मा को ही लेके चला आया। अब ये सेम कोचिंग में, अब देखो अब इसके पास तो HC वर्मा जैसा फैकल्टी नहीं है, तो ये कोचिंग ए को कोचिंग बी के ऊपर क्या मिल गया, अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गया। मतलब अब इसके पास स्टूडेंट्स क्या आने लग जाएंगे, ज्यादा स्टूडेंट आने लग जाएंगे। ये होता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब यहां देखोगे तो सिंपली लिख दिया एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, तो ऐसे समझ में थोड़ी आएगा, तो इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा। अब देखो कॉम्पिटेटिव पोजीशन को समझो। आप जो हैं शूज के सेगमेंट में आना चाहते हैं, जूते बना के बेचना चाहते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर है नाइकी, प्यूमा, स्केचर्स, एसिक्स, ठीक है, और भी ब्रांड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 ब्रांड्स के मैंने नाम लिख दिए। ठीक, अब ये अगर 1 लाख पेयर बेचते हैं तो आप 1000 पेयर बेच पाते हो। तो आप इनके साथ देख सकते हो कि कंपटीशन में क्या हो, कितने ज्यादा पीछे हो।
मतलब ये जहां पर 1 लाख जूते बेच पा रहे हैं, आप सिर्फ कितने जूते बेच पा रहे हो? 1000 जूते। तो इससे आपको अपना कंपटीशन का पोजीशन पता चलेगा कि आप कंपटीशन में कहाँ हो। तो आप बिल्कुल भी एक टफ कंपटीशन में नहीं हो। लेकिन अगर मान लीजिए ये 1 लाख बेचते हैं तो आप भी 9,000 पेयर बेच देते हैं, ठीक है। तो ये 99,000 पेयर बेचना क्या, ये आपका कॉम्पिटेटिव पोजीशन बता रहा है कि आप बहुत करीब आ गए हो सकता है आने वाले टाइम में आप इनको क्या कर दो, रिप्लेस ही कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्पिटेटिव पोजीशन। उसके बाद है कि कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो वर्ड से मत घबराइए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा है, अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, यूजुअली टाइटल और नो एंटिसिपेटेड सिनर्जी विद द एक्वायर्ड फर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई गड़बड़ कर गई बात, इधर उधर कुछ कुछ बोल दिया। देखो यहां समझना, जैसे आपको पता होगा, कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि फर्म ए है, ये क्या करती है, फर्म बी को एक्वायर कर लेती है। तो एक्वायर का मतलब ही यही हुआ कि परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो फर्म बी ये नहीं कह सकता है कि तुम मुझे खरीद तो रहे हो पर सामान मेरे अकॉर्डिंग ही बेचना। फर्म ए कहेगा नहीं, हमने तुमको क्या किया है, हमने तुमको एक्वायर किया है। अब हम तुम्हारे फर्म का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिर्फ तुम्हारा टाइटल इस्तेमाल करेंगे, मतलब तुम्हारा नाम तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी अपनी होगी, बस उनका हम नाम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बस। तो ये आपका मतलब हुआ किसका, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का। अब यहां पे देखो लिख पढ़ देता हूं, अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म। तो देखिए ए ने बी फर्म को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। ए ने बी फर्म को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक। तो देखो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म, किस लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, यूजुअली टाइटल और नो एंटिसिपेटेड सिनर्जी विद द एक्वायर्ड फर्म, ठीक है। उनके साथ कोई सिनर्जी नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। अब हमारी मर्जी है कि हम आपके नाम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम किस तरीके से क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है कंसोर्शियम। अच्छा, अगर आप बच्चों, अगर आपने कभी क्लैट एग्जाम के बारे में सुना होगा या क्लैट किसी ने दिया होगा या आगे करना चाहता होगा, तो जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ आता है कंसोर्शियम ऑफ क्लैट। तो वो कंसोर्शियम ऑफ क्लैट से क्या मतलब है उसका, कंसोर्शियम ऑफ क्लैट से उसका मतलब है कि मतलब देखो भारत में बहुत सारे लॉ कॉलेज हैं, तो बहुत सारे लॉ कॉलेज का एग्जाम लेने वाला एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो सब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, कंसोर्शियम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कंसोर्शियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू बाई समथिंग और बिल्ड समथिंग। जैसे मैं आपका इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे जो दिल्ली का मेट्रो प्रोजेक्ट है वो 2 कंपनीज ने मिलकर के बनाया है, डीएलएफ ने और अलुवालिया कंस्ट्रक्शन ने। तो ये दोनों ने मिल करके काम किया, फिर जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। पर जितने समय तक इन्होंने साथ काम किया, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब कंसोर्शियम के बाद अगर अगला पॉइंट देखें, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, अब देखो कंज्यूमर मार्केट,
देखो, एक कैपिटल मार्केट होता है, कंज्यूमर मार्केट, मतलब ये शेयर मार्केट वाले कैपिटल मार्केट की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑल्दो वो भी इसमें कवर हो सकता है। अच्छा चलो एकदम सिंपल रखते हैं। कंज्यूमर मार्केट वो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो केवल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो कंज्यूमर अपने यूज के लिए खरीदते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, शुगर, ऐसी चीजें। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके के मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर जो काम करने का तौर तरीका है वो कैसा है, तो जो वहां के काम करने का तौर तरीका है वो वहां का क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर माना जाएगा। जैसे आप सुनेंगे कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मंडे टू फ्राइडे काम करवाया जाता है, सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो वो वहां का कॉर्पोरेट कल्चर हुआ। कहीं कहीं पर सैटरडे तक काम कराया जाता है तो वहां का कॉर्पोरेट कल्चर हुआ। किसी किसी जगह पर आप सुनेंगे कि जो कंपनी होती है वो सब्सिडाइज्ड रेट में फूड दे देती है, मतलब 100 रुपए की प्लेट आपको 20 रुपए में दे देगी, तो वो वहां का कॉर्पोरेट कल्चर में काउंट होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब जैसे कि कुछ कंपनीज है जो आईटी सेक्टर की, IBM वगैरह कंपनीज है, वो 24 आवर्स काम करती हैं, 24 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान तो 24 घंटे काम कर नहीं सकता है, तो इनका 8 इंटू 3 शिफ्ट चलते हैं 24 आवर के अंदर, तो ये इनका कॉर्पोरेट कल्चर हो गया। ठीक है, तो ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तौर तरीका वहां का कॉर्पोरेट कल्चर होता है। चलिए ये भी समझ गए। अब उसके बाद देखिए क्रॉस सेलिंग। देखो क्रॉस सेलिंग बहुत कॉमनली यूज होता है। देखिए क्या कहता है कि यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर्स, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू न्यू कार बायर्स। अब इतना टेक्निकल एग्जाम्पल दे दिया, सिंपल सा समझो। देखो आप किसी, जैसे कि चलिए मिंत्रा का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब आप मिंत्रा से क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब मिंत्रा से आप शॉपिंग करते हैं तो मिंत्रा पे देखो जीन्स भी मिलता है, टी शर्ट भी मिलता है, शूज भी मिलते हैं, कॉस्मेटिक आइटम भी मिलते हैं, वॉचेस भी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अब जो मिंत्रा है वो आप जिस तरीके से मान लीजिए 6 महीने 1 साल से उससे चीजें खरीदते आए हैं, तो मिंत्रा ने देखा कि इसने सबसे ज्यादा शूज के सेगमेंट में परचेस किया है, बहुत सारे जूते खरीदे हैं। तो मिंत्रा को आइडिया लग गया कि इसका जो इंटरेस्ट है वो शूज में ज्यादा है, तो जब भी शूज से रिलेटेड कोई भी ऑफर आएगा वो आपको क्या करेगा, एक मैसेज भेज देगा कि देखो भाई ऑफर आया है, ले लो, खरीद लो। तो आप जाएंगे और खरीद लेंगे। तो आपका जो परचेजिंग पैटर्न होता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उससे रिलेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं कि ये आपके मतलब का ऑफर है। अब जैसे आप शूज खरीदने वाले हो तो जीन्स का ऑफर आप क्या करोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, तो वैसा मैसेज करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपना समय बचाएंगी। ठीक है, और आपको वही ऑफर देंगी जिन ऑफर में आप क्या हैं, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ किसका, क्रॉस सेलिंग का। अब देखो क्रॉस सेलिंग के बाद कस्टमर डिमांड। अब कस्टमर डिमांड तो देखो सिंपल सी बात है कि जिस भी चीज की कस्टमर डिमांड करता है उस प्रोडक्ट के लिए क्या मानी जाती है कि उस कस्टमर की डिमांड है। ज्यादा ब्रेड खरीदता है तो ब्रेड की डिमांड है, ज्यादा बटर खरीदता है तो बटर की डिमांड है। पढ़ देता हूं, देखो कस्टमर डिमांड इज ए वांट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंग टू पे फॉर इट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एरिया में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेड परचेस करते हैं, चाहे मान लीजिए कि वो थोड़ा सा चाइनीज एरिया है। ठीक है, चाइना के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, तो वो नूडल्स आकर के बहुत खरीदते हैं, तो वो उनका क्या हो गया, उस प्रोडक्ट की डिमांड हो गई। तो उन कस्टमर्स की डिमांड क्या हो गई, नूडल्स की। कस्टमर लॉयलिटी, अब देखिए जो आप वो ब्रांड लॉयलिटी पढ़ रहे थे ये वही है। जैसे आप कई सेलर होते हैं, बोलते हैं कि जी मेरा कस्टमर घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, तो वो सेलर ऐसा क्यों बोल पा रहा है, क्योंकि उसके कस्टमर उसके प्रति क्या है, लॉयल है। फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइड अ कंज्यूमर इधर टू रिटर्न टू कंपनी, वापस आए, शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन। ठीक है, एक बार देखे होंगे आपने, लिखा होगा कि एक बार सेवा का मौका जरूर दे, तो वो जो लिखा रहता है स्टेटमेंट के एक बार सेवा का मौका जरूर दे, तो वो इतना
इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने मेरी सेवा ली तो मेरी सेवा इतनी अच्छी है कि वो बार बार आएगा। तो ये किसकी बात हो रही है? ये कस्टमर लॉयल्टी की बात हो रही है। कस्टमर नीड, ऑब्वियसली आप वही बनाओगे जो कस्टमर को नीड है। अब इंडिया में अगर ज्यादा वैगनआर चलती है, ज्यादा स्विफ्ट कार चलती है, ज्यादा होंडा सिटी चलती है, आप लैम्बोर्गिनी बनाए जा रहे हो, आप रोल्स रॉय कार बनाए जा रहे हो, तो उसकी तो नीड ही नहीं है। तो जब तक नीड नहीं है तो डिमांड भी नहीं क्रिएट होगी। आपने डिमांड सप्लाई में पढ़ा होगा कि हर डिमांड को होने के लिए पहले नीड का होना जरूरी है। तो जब नीड ही नहीं होगी तो वो बिकेगा ही नहीं। तो आपको ऑब्वियसली वैगनआर ही बेचना पड़ेगा, ठीक है, स्विफ्ट डिजायर बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसी की नीड है लोगों को यहां, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उससे कस्टमर को, वही ऑब्वियस सी बात है कि सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आपको मार्केटिंग के अंदर पढ़ाया गया होगा कि सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो बच्चों अगर पता भी नहीं होगा तो याद कर लो, सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो किसी भी तरह के दूसरे एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही 10, 20, 50 लोगों को बोलता चला जाएगा, चेन बनता चला जाएगा, आपका सामान बिकता चला जाएगा। बिकॉज सेटिस्फाइड कस्टमर इज द, ज्यादातर MBA वगैरह के जब इंटरव्यूज होते हैं कैट के बाद, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि बताओ कि एक बेस्ट एडवर्टीजमेंट क्या होती है, तो भाई सेटिस्फाइड कस्टमर। तो कोई बच्चा बोलता है टीवी पर एडवर्टीजमेंट, कोई न्यूज पर, नहीं, सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट। अब कस्टमर वांट क्या है ये समझ लो। अभी नीड नहीं है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को ऐसा देख के लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है, कस्टमर यही चाहता है। जैसे कोरोना वायरस आ गया तो बताओ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए कि नहीं, क्योंकि इसी तरह की वांट आ गई, ठीक है। तो आप भी अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो ये कस्टमर वांट होता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। देखो अब टूथपेस्ट 2 लोग बेच रहे हैं, भाई पेप्सोडेंट भी टूथपेस्ट बेच रहा है, कोलगेट भी टूथपेस्ट बेच रहा है। अब दोनों टूथपेस्ट ही है, दोनों से दांत ही साफ होने वाले हैं, तो तुम क्या अलग दे रहे हो? तो कोलगेट कह रहा है जी मेरे टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। तो वो ये बात कह के क्या कहना चाहता है, वो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है कि ठीक है मैं भी टूथपेस्ट बोलता हूं पर मेरा वाला जो है उसमें नमक है। तो वो क्या कह रहा है, वो डिफरेंस कर रहा है। या एक बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे ने एक हेयर ऑयल आता है इंदुलेखा के नाम से, ठीक है। अब लड़कियों को पता होगा, अब लड़कों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है इंदुलेखा एक ब्रांड है। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वो जो इंदुलेखा की क्या खासियत है, ये जो ऐसे मान लीजिए जो वो ऐसे ये ऑयल की बोतल हो गई ना, तो इसी के ऊपर इस तरह से एक कॉम्ब अटैच रहता है, और इस कॉम्ब में ना यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो आप सीधे बालों में अपने उसी मतलब इंदुलेखा को ऐसे उल्टा करोगे तो ऐसे जड़ों में आपके वो ऑयल पहुंच जाएगा। तो ये बहुत सारी कंपनी जो है क्या कर रही है, और मैं बता दूं उन्होंने इसका पेटेंट भी करवा रखा है, कोई इस तरीके को ले नहीं सकता है। तो जब उन्होंने पेटेंट तक कराया तो वो क्या बताना चाहते हैं कि ये हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। अब किसी भी हेयर ऑयल में तुमको इस तरीके की फैसिलिटी नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ, भाई क्या अलग दो कि हम तुमसे तुम्हारा सामान लेंगे। तो इंदुलेखा बोलता है कंघी दूंगा साथ में, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन। अब देखो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, जब कोई कंपनी बीच में से इंटरमीडिएट्स को हटा करके डायरेक्टली अपना सामान आप तक पहुंचाती है, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, भाई सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। अब कई जगह जैसे मान लो कि सबसे पहले हुआ मैन्युफैक्चरर, फिर हुआ आपका होलसेलर, फिर हुआ रिटेलर, और फिर हुआ कंज्यूमर। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि होलसेलर है ही नहीं, मैन्युफैक्चरर खुद बना के सीधे रिटेलर को दे देता है, तो ये उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, भाई कंपनी आज ये बेचती थी कल कुछ और बेच रही है। अब सैमसंग को ले लो, 36 चीजें बनाता है, तो उसकी कंपनी क्या हो रखी है, डाइवर्सिफाई हो रखी है, सिंपल सी बात। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब क्या है, ई कॉमर्स है,
ठीक है, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, और जब आप बिजनेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो वो हो जाता है ई कॉमर्स। अब फ्लिपकार्ट बिजनेस करता है, कैसे करता है? इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के मीडियम से, तो ई कॉमर्स हो गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखो क्या होता है, ये थोड़ा अच्छे समझ लो। वैसे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, अब इसको समझो, ठीक है। देखो, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ये एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स मतलब माचिस का डब्बा है, और इसमें 32 स्टिक्स हैं, माचिस की तिल्लियां, और ये मैच बॉक्स आपको 1 रुपए में मिलता है, ठीक है। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और सोचो कि अगर ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैच स्टिक बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा ही बना करके बेचती, तो क्या वो कभी भी 1 रुपए में बेच पाती? इतना सारा लेबर लगा दिया, पूरे मशीन लगा दिए, दिन भर का टाइम लगा दिया, और सिर्फ एक मैच स्टिक बनाया, एक मैच बॉक्स बनाया, तो कभी 1 रुपए में नहीं बेच पाएगा। लेकिन वही क्या होता है कि इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा मैच स्टिक के डब्बे बनाए जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि 1 रुपए में भी माचिस के डब्बे को बेच करके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। आपसे न्यूज़पेपर का 8 रुपए लिया जाता है, 10 रुपए लिया जाता है, इतना सारा न्यूज़पेपर आपको दे देते हैं, तो अगर वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर बना के आपको देते तो कभी 8 रुपए में नहीं बेच पाते। तो मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, जब वो मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो प्रॉफिट अपने आप ज्यादा हो जाता है, तो वह आपको सामान सस्ता बेच पाते हैं। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्ज ऑपरेटिंग यूनिट्स, स्पेंडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर लार्ज नंबर ऑफ आइटम। अब जैसे कि मशीन तो उतनी ही यूज होगी, 1 बना लो या 10 बना लो, ठीक है, लेकिन जब वही मशीन वही फिक्स कॉस्ट 10 में डिवाइड होगा तो वो सब में बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे देख लो, जैसे मान लो कि एक मशीन है, अब ये जो मशीन है ये एक बार स्टार्ट होती है ना, तो ये 10 लीटर तेल कंज्यूम कर जाती है। अब 10 लीटर तेल मान लो 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का तेल ये कंज्यूम करेगी ही करेगी अगर ये एक बार स्टार्ट हो गई। लेकिन ये एक बार स्टार्ट होती है ना तो ये 1000 यूनिट भी बना देती है, तो यानी हर यूनिट पर 1 रुपए का पेट्रोल लग गया, ठीक है, पेट्रोल या डीजल जो भी लग रहा है। लेकिन वही आप मानिए कि अगर ये एक बार स्टार्ट हो और इसने सिर्फ एक ही यूनिट बनाया है, लेकिन तब भी तो ये 1000 लीटर ये 10 लीटर तेल तो तब भी लग गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अब ज्यादा आ जाएगा, लेकिन वो जैसे ही 1000 यूनिट बनाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वो जो ऑयल यूज हुआ है उसकी वैल्यू प्रोडक्ट में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो इस तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। चलो भाई, आप ये भी समझ गए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? जितना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन होता है वो सब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि मान लो कि अब रिलायंस जियो जब आया तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज थी, तो वो एक्सटर्नल कंपटीशन हुआ। लेकिन जियो आया तो सब खत्म हो गई, खाली एयरटेल टिका हुआ है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो देखो बहुत सिंपल, जो डेली यूज होते हैं, तुरंत बनते हैं, तुरंत बिक जाते हैं। जैसे मिल्क क्या है? एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, बन के आता है, दूसरी साइड क्या होता है? बिक जाता है। ब्रेड क्या है? एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, बन के आता है और तुरंत क्या हो जाता है? बिक जाता है। तो इस तरीके के गुड्स क्या होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं। फॉरकास्टिंग क्या होती है? आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग। जैसे आज तो फेस टू फेस क्लास चल रही है फॉर एग्जांपल, लेकिन कोरोना आ रहा है, लक्षण दिख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद होने वाले हैं, तो अब ये फॉरकास्टिंग जा रही है दिमाग में कि अच्छा फ्यूचर में क्लासेस ऑनलाइन लेनी पड़ सकती हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज फॉरकास्टिंग।
ठीक है। इनोवेटर्स कौन होते हैं? जो नया नया आइडिया लेके आते हैं वो इनोवेटर होते हैं। ठीक है। जो न्यू न्यू प्रोडक्ट अडॉप्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो सब इनोवेटर होते हैं। जैसे कि भाई अच्छा चलो छोड़ो क्या लिखूं। देखो मोबाइल फोन जैसे आज आते हैं वैसे ही हमेशा थोड़ी आते थे। पहले बटन वाले फोन आते थे, अभी टच फोन आने लग गए, फिर पता नहीं 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले फोन आने लग गए। तो ये क्या है? ये इनोवेशन ही तो हो रहा है। ठीक है। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है? इंटरनल मार्केटिंग का मतलब हो गया कि बाहर नहीं अंदर की मार्केटिंग करना, मतलब अपने लोगों में जागरूकता पैदा करना कि वो सामान को लेकर के क्या बने, कॉन्शियस बने, और इसको बाहर की दुनिया तक पहुंचाने में ऑर्गेनाइजेशन की क्या करे, हेल्प करें। पर इसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, द प्रोसेस ऑफ इलिसिटिंग सपोर्ट फॉर अ कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू इनकरेज देम टू प्रमोट इट गोल्स। ठीक है। दिस प्रोसेस कैन हैपन एट नंबर ऑफ लेवल फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और मार्केटिंग कैंपेन टू एक्सप्लेन ओवर और बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब इतना टेक्निकल वर्ड्स को समझना ही नहीं है। तुम अपने लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि जाओ कैंपेन लगाओ और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो ये आप क्या कर रहे हो? अपने लोगों को इनकरेज कर रहे हो ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को। तो ये आप क्या कर रहे हो? इंटरनल मार्केटिंग कर रहे हो। आप उनको कह रहे हो कि अगर 1000 यूनिट तुमने बेच दिया तो हम तुमको 5000 रुपए का बोनस दे देंगे। अब वो एक्साइटेड कि भाई मुझे क्या करना है, 1000 यूनिट बेचना है। तो वो अब क्योंकि उसको बोनस मिलने वाला है तो वो अब अपनी तरफ से जिज्ञासा दिखाएगा और क्या करेगा, 1000 यूनिट बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब मार्केटिंग हो गई, इंटरनल मार्केटिंग हो गई। ज्वाइंट वेंचर देखो क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फर्म एक साथ आते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, फिर वो काम कंप्लीट हो जाता है तो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे मेट्रो बनाने के लिए डीएलएफ और अहलुवालिया आए, साथ मिलके काम किया, मेट्रो को कंस्ट्रक्ट किया। जब मेट्रो बन गई, डीएलएफ अपने रास्ते और आपका अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन अपने रास्ते। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, पर वो 5 लाख रुपए का सेटअप लेकर के आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो भाई उससे पूछा जाता है कि तुम तो अभी इतने लॉस में हो, प्रॉफिट तो तुमको हो नहीं रहा, फिर क्यों लेकर के आए हो? तो बोल रहा सर आज नहीं हो रहा है, फ्यूचर में तो होगा, मैं फ्यूचर पर्पस के लिए लाया हूं, एक समय में काफी हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आया है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखो मार्केट डेवलपमेंट समझो भाई, सबसे पहले 1+ आया, 1+2, 1+3, 1+4, 1+6, 1+8, 1+9, ये जो चल रहा है, हर बार कुछ कुछ नया आ रहा है कि नहीं? क्या सेम फोन सालों तक बेच सकता है 1+? आंसर आता है नहीं। तो वो उसमें बार बार क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। आईफोन उठा लीजिए, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 9, आईफोन 10, तो वो अपने सेम प्रोडक्ट के मार्केट को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसमें नए नए वेरिएशंस ला रहा है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होते रहें उसके सामान को खरीदने के लिए। अगर वो कोई डेवलपमेंट ही नहीं लाएगा तो इंसान स्विच कैसे करेगा पुराने से नए पे? ठीक है। तो ये हो गया मार्केट डेवलपमेंट। अब देखो मार्केट एंट्री क्या होती है। आप सुनोगे कि अब ये वाली कंपनी भी इस सेगमेंट में एंटर हो रही है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आज के समय में अमेज़न जैसी कंपनीज जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सब्जियां तक बेच रही हैं। तो मतलब वो सब्जियों के मार्केट में क्या कर गई हैं, एंटर कर गई हैं। फ्लिपकार्ट पे भी सब्जियां बिक रही हैं। अब बताइए सब्जी तक बिक रही है, तो क्या वो वेजिटेबल के मार्केट में भी क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। आज से पहले इंटर नहीं किए थे लेकिन अब एंटर कर गए। एमआई मोबाइल फोन लेके आया, लेकिन बाद में एमआई की टीवी भी आ गई। अब एमआई की जो टीवी आई वो क्या थी, न्यू एंट्री थी एग्जिस्टिंग मार्केट में। मार्केट एग्जिस्टिंग है, टीवी की मार्केट तो पहले से है ना, उनके फोन की मार्केट तो पहले से है ना, लेकिन नया प्रोडक्ट लेकर के वो क्या हो गए हैं, एंटर हो गए हैं। ठीक है। तो ये मार्केट एंट्री होती है। मार्केट लीडर देखिए, मार्केट लीडर का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। ये बताओ बच्चों कि जब भी चिप्स दिमाग में आता है कि भाई हमें चिप्स खाने हैं, तो एक ही ब्रांड तो दिमाग में आता है, लेज। इसको टक्कर देने के लिए बिंगो आए, वो टेढ़े मेढ़े एंगल, मैड एंगल करते रह गए, बंद हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिकेट तक स्पॉन्सर कराया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, लेज ने कुछ नहीं किया, आराम से बैठा रहा।
आज भी लेजी बिक रहा है, पहले भी लेजी बिकता था, 10 साल पहले भी लेजी बिकता था, आज भी लेज ही बिक रहा है। तो वो चिप्स के सेगमेंट में क्या है, वो लीडर बन के बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो मार्केट लीडर है। ठीक है, अब क्योंकि वो मार्केट लीडर है तो उसकी चिप्स के सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन आती है, तो वो उसकी मार्केट पोजीशनिंग हो गई, वो कहेगा जी हम नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, जैसे जब नोकिया था जो ब्रांड था, तो वो मार्केट लीडर था इंडिया के अंदर फोन में, और वो नंबर 1 ब्रांड भी था, उसकी पोजीशन नंबर 1 थी। वो बाद में एंड्रॉइड का वो प्रॉब्लम हुआ, नोकिया ने कहा कि जी हम तो सिम्बेन ही बनाएंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम करेंगे। सैमसंग ओवरटेक कर गया, सैमसंग ओवरटेक किया तो सैमसंग आ गया किस पे, नंबर 1 पोजीशन पे, और वो मार्केट लीडर बन गया। आज कोई और मार्केट लीडर है, तो ये चलते रहता है। अब देखिए आते हैं मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस को, शॉर्ट एनालिसिस को। अब देखो एस से क्या होता है, एस से होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से क्या होता है वीकनेस, ओ से क्या होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और टी से क्या होता है थ्रेट्स। तो आप जब भी किसी बिजनेस में आएंगे, किसी मार्केट में आएंगे, तो आप देखोगे कि दूसरों से आपके पास क्या बेहतर है। तो दूसरों से, जैसे उस कोचिंग वाले के पास HC वर्मा थे तो वो बेहतर था, तो वो क्या है उसका स्ट्रेंथ है। अब आप देखोगे कि आपकी वीकनेस क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास HC वर्मा तो हैं पर बाकी के फैकल्टी दूसरी कोचिंग से अच्छे नहीं है, तो केवल HC वर्मा के होने से तो पूरी कोचिंग चल नहीं जाएगी। तो अब HC वर्मा अपने आप में स्ट्रेंथ है, लेकिन बाकी के फैकल्टी क्या बन गए वीकनेस। ठीक है, उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटी क्या है। अब क्योंकि आपके पास HC वर्मा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपके कोचिंग में HC वर्मा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों को बुला लेने की। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि केवल फिजिक्स में तो बच्चे आ जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरे फैकल्टी वीक हैं। तो देखो एक चीज बता देता हूं जो नॉर्मली टीचर्स नहीं समझाते हैं, वो ये 4 बातें तो समझा देते हैं पर ये बात नहीं समझाते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी मतलब ओ जो है वो एस पे डिपेंड करता है, ये याद रख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी जो है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और आपका जो थ्रेट है वो वीकनेस की वजह से है। तो आपका थ्रेट किसकी वजह से, वीकनेस की वजह। तो थ्रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वीकनेस की वजह से। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चों की, है तो ये 4 चीज की एनालिसिस, बट एक्चुअली में 2 ही चीज की एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ की और वीकनेस की। क्योंकि स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप वीक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से क्या है, थ्रेट है। ये होता है क्या, यही होता है मार्केट रिसर्च, कि जब भी आप मार्केट में आते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप दूसरे लोगों से कंपेयर करके देखते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। आप इसी तरह मार्केट में अगर आप लॉस में चले गए, आप जब देखोगे कि हाँ भाई इस मार्केट में मैं टिक सकता हूं कि नहीं टिक सकता हूं, मेरे पास इतना बजट है कि नहीं, मैं पता नहीं सर्वाइव करूंगा नहीं करूंगा, तो आप क्या करोगे, ये स्वॉट एनालिसिस करोगे, गुना गणित बिठाओगे, आपको लगेगा हाँ 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 मैं टिक सकता हूं। तो आइए टिकिए, कमाइए पैसे। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखो ये बहुत सिंपल है, कहता है डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टर टू डिलीवर स्पेशली डिजाइंड एडवर्टीजमेंट दैट मीट दिस कैरेक्टर एज क्लोजली एज पॉसिबल। अब देखो लक्ष्मी नगर का जो पूरा एरिया है ये स्टूडेंट बेस्ड है, यहां सबसे ज्यादा कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर जब आओगे, कभी जो बच्चे आए हैं या कभी आप फ्यूचर में आएंगे, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दुनिया भर के स्ट्रीट फूड बिकते हुए दिखेंगे। पूरी सड़क भरी हुई है किसी ना किसी स्ट्रीट फूड से। क्यों, क्योंकि ये सेगमेंट स्टूडेंट्स का है, तो वो कुछ ना कुछ वहां से खरीदेंगे ही, खाएंगे ही। लेकिन यही स्ट्रीट फूड्स आप ले जाकर के किसी पॉश कॉलोनी में लगा दीजिए,
साउथ एक्स में लगा दीजिए या किसी रेसिडेंशियल सोसाइटी में जाके लगा दीजिए, तो वो लगे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं बिकेगा, क्योंकि वो सेगमेंट ऐसा नहीं है। तो हर मार्केट का एक सेगमेंट होता है कि किस तरीके के वहां पर क्या है, कस्टमर है। तो जहां पर ज्यादा वैसे कस्टमर होंगे तो उस तरीके का सामान भी वहां पे ज्यादा बिकेगा। अब जहां पे मान लीजिए कि सारे लोग ही वेजिटेरियन है, वहां आपने एक नॉनवेज की शॉप खोल दी, पहला तो वो खुलने नहीं देंगे, और अगर आपने खोल भी दी शॉप तो वो चलेगी नहीं। समझ आ रही है बात? तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। लोगों के खरीदने के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाएगा और उसी तरीके के सामान वहां पर बेचे जाएंगे। ठीक है। मार्केट शेयर, अब जैसे कि कहा जाता था कि जब नोकिया टॉप पे चलती थी तो कहा जाता था कि नोकिया पूरे मोबाइल सेगमेंट का 80% अकेले कवर करती थी। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से जो 80 लोग थे, 80 लोग थे, इनके पास नोकिया फोन होता था। तो ये नोकिया का क्या है, मार्केट शेयर है। ठीक है। उसके बाद है मार्केट टारगेटिंग। तो अब आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हो तो आपको नॉर्थ इंडियन फूड बेचना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मार्केट को टारगेट करोगे। अगर आप साउथ इंडिया में जा रहे हो तो आप साउथ इंडियन फूड मार्केट को क्या करोगे, टारगेट करोगे। तो जैसा मार्केट वैसा टारगेट। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। चलिए, तो अब आप मार्केट टारगेटिंग तक समझ गए। एक और कर लेते हैं। अच्छा चलो यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो 49th पॉइंट तक आज हमने कवर कर लिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि आप मैसेज ही करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।